हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और फूड एनर्जी। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी या फिर फूड एनर्जी जिसे कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, इसका जो नाम डार्क रिएक्शन है ये हमें मिसलीड कर रहा है, यानी कि गलत रहनुमाई कर रहा है। डार्क रिएक्शन से हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये डार्कनेस में हो रहा है, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो डार्क रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में भी होता है और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी होता है। ठीक है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है तो ये डार्कनेस में होगा, नहीं, ये रिएक्शन 24 आवर्स रन करता है। इस केल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसे कहा जाता है केल्विन और उसके को वर्कर्स को इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डिस्कवर करने में जो है उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है। और इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता। इससे पहले हम पढ़ किया है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जिसे कहा जाता है वो रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करता है। अगर रोशनी नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। ये जो ये जो डार्क रिएक्शन है यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके 3 फेजेस हैं। फेज़ नंबर 1 है कार्बन फिक्सेशन, फेज़ नंबर 2 है रिडक्शन, फेज़ नंबर 3 है रीजनरेशन ऑफ राइबुलोज। ठीक है। चले फेज़ नंबर 1 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। ठीक है। लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ठीक है। चलें कार्बन फिक्सेशन को शुरू करते हैं। फेज़ नंबर 1 कार्बन फिक्सेशन। अब क्या होगा कि इस फेज़ में कार्बन फिक्सेशन वाले फेज़ में जो एटमॉस्फेयर वाली कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फिक्स होगी। उसे एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा जिसे कहा जाता है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट RUBP, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो कि एक पेंटोज शुगर है, यानी कि 5 कार्बन शुगर है। पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। अब कार्बन फिक्सेशन वाले फेज में क्या होगा कि राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। इसके पास 5 कार्बन है और एक कार्बन यहाँ से आएगा तो एक इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। एक इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड देखिए बन गया है। इसमें कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है। 5 कार्बन यहाँ से आए राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से और एक कार्बन यहाँ से आया, तो टोटल कितने हुए? 6 कार्बन। ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स ये टूट जाएगा इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ये 6 कार्बन कंपाउंड है ना, तो ये एक 2 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा जिसे कहा जाता है 3 फास्फोग्लिसरेट या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ मिल चुका है, यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर की जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन चुकी है, उसके साथ मिल चुकी है। इसलिए
इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का मतलब ही यही है कि एटमॉस्फेयर में जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बने, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन फिक्सेशन। और ये जो कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस है ये एक एंजाइम कैटलाइज करवाता है, उसे कहा जाता है रूबिस्को, राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजनेस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाने का अमल कर रहा है ना, तो इसे, तो ये जो एंजाइम है इस वक्त कौन सा वाला काम करवा रहा है, कार्बोक्सिलेस का, कार्बोक्सिलेस का जो अमल है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये अब रिड्यूस होगा इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, जिसे G3P भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फेज है रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहा जाता है, रिडक्शन जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिमूव हो उसे रिडक्शन कहा जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐड हो तो उसे भी रिडक्शन कहा जाता है। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो उसे भी रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन रिमूव हो या किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो या किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहा जाता है। ठीक, क्या होगा कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो किसके साथ जाके मिलेगी, वो मिलेगी NADPH के साथ। ठीक है, NADPH के साथ जाके NADPH के साथ जाके ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अब NADPH क्या है, NADPH और ATP जो है वो लाइट रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट्स हैं। ATP और NADPH these are the end products of लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और ये जो लाइट रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट्स हैं वो केल्विन साइकिल के फेज नंबर 2 रिडक्शन में यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ हो रहे हैं, देखें कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, वो किसके साथ जाके मिलेगा, NADPH के साथ मिलेगा। और NADPH जो है वो अपने हाइड्रोजन आयंस दे देगा किसे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट को। और इस रिएक्शन में एक ATP यूज़ होगा, यानी कि एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होने में जो है एक ATP यूज़ होता है। ठीक है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो NADPH के साथ जाके मिलेगा। NADPH जो है वो रिड्यूस कर देगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट को किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ठीक है, और इसमें एक ATP यूज़ होगा, एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए एक ATP यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखें कितने हैं, राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट 3 हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने लिखे हैं, 3 लिखे हैं। अब हर एक कार्बन डाइऑक्साइड राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ जाके मिलेंगे, तो यहाँ पे कितने इंटरमीडिएट कार्बन कंपाउंड बनेंगे, 3 बनेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जब टूटेगा तो 1 से 2 बनेंगे, तो 3 से कितने बनेंगे, 3 से कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बन गए। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स, अब ये जो 6 मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से, अब ये जो 6 3-फॉस्फोग्लिसरेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिड्यूस होंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, तो कितने होंगे, वो भी 6 ही होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि इन 6 में से जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इन 6 में से एक जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जो एक मॉलिक्यूल है वो केल्विन साइकिल को छोड़ेगा, वो केल्विन साइकिल को लीव करेगा। G3P जो है, एक G3P केल्विन साइकिल को लीव करेगा। रिमेंबर G3P को पीगेल भी कहा जाता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जिसे कहा जाता है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज आल्सो कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं, यहाँ पे
कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने हैं? 6 बने हैं, तो एक यहाँ से लीव करेगा तो बाकी यहाँ पे कितने बचेंगे? बाकी यहाँ पे 5 बचेंगे। ठीक है। अब जो G3P है, यहाँ पे G3P बनते हैं, बनते आते हैं। ठीक है, बनते जाते हैं, एक नहीं बनता, बहुत सारे बनते हैं। तो 2 G3P के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में। ठीक है, एक G3P और दूसरा G3P ये जो मिलेंगे तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। रिमेंबर, G3P जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो G3P के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लूकोज को बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज तो बन गया, और ये जो G3P का मॉलिक्यूल है ये क्लोरोप्लास्ट में जो है ये G3P का मॉलिक्यूल ये स्टार्च की सिंथेसिस करवाता है। ये जो G3P का मॉलिक्यूल है क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की सिंथेसिस करवाता है, यानी कि स्टार्च की सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। और अगर G3P को साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट किया जाए तो जो G3P का मॉलिक्यूल है वो सुक्रोज की फॉर्मेशन करवाता है, यानी कि सुक्रोज की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? साइटोसोल में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फेज है टार्क रिएक्शन का वो है रीजनरेशन ऑफ राइबुलोज। अब ये जो राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर है। ठीक है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा साइकिल चलता आ रहा है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो कि वो कन्वर्ट हो चुका है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, उसके बाद उसमें जो है चेंजिंग आई, वो कन्वर्ट हो चुका है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट चाहिए, तो वो कैसे बनेगा? वो रीजनरेशन वाले फेज में बनता है। ठीक है, रीजनरेशन ऑफ राइबुलोज। अब क्या होगा कि यहाँ पे 5 हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि 6 तो मैंने लिखे हैं और उनमें से एक ने तो लीव करना है ना हर साइकिल में। हर साइकिल में एक G3P ने लीव करना है, तो यहाँ पे 5 बचे। तो उनमें से जो 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं किसको? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को। ठीक है, अब होगा क्या कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, और राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में। एक फॉस्फेट इनमें ऐड होगा। ठीक है, और ये कितने ATP यूज़ होंगे? 3 ATP यूज़ होंगे 3 राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को बनाने में। ठीक है, अगेन अब ये जो राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ये फिर से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। उसके बाद फिर क्या होगा कि इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, और इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड 2 में टूटेगा तो 3 फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक में से एक इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड जब टूटेगा तो उसमें से 3 फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। टोटल 3 है तो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। ठीक है, अब 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो रिड्यूस होगा, किस में रिड्यूस होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में रिड्यूस होगा। उसे रिड्यूस कौन करेगा? NADPH। NADPH जो है वो रिड्यूस करेगा 3 फास्फोग्लिसरेट को, और वो 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और NADPH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। और ये जो NADP है ये फिर से लाइट रिएक्शन में जाएगा, और वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो वहाँ से ये जो है हाइड्रोजन उसके साथ फिर से अटैच हो जाएंगे, और ये फिर से इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे 6 बनी है तो एक जो है ये साइकिल छोड़ेगा, और जाहिर सी बात ये साइक्लिक प्रोसेस है तो बहुत सारे G3P बनते रहते हैं, इसलिए
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने के लिए 2 G3P की मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। G3P जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के बनने के लिए G3P के 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और साइटोसोल में जो है और क्लोरोप्लास्ट में जो ये G3P का मॉलिक्यूल है ये स्टार्च की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। और अगर G3P को साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वो किसकी सिंथेसिस करवाएगा, सुक्रोज की सिंथेसिस करवाएगा। बाकी 5 जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हैं वो रीजनरेशन के फेज़ में से गुजरेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोलोज 5 फास्फेट में। राइबोलोज 5 फास्फेट जो है वो एक और फास्फेट जो है रिसीव करेंगे एटीपी से और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा फिर एडीपी में और ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट में। और ऐसे ही ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में एटीपी कितने यूज़ हुए, एक G3P के मॉलिक्यूल के बनने में कितने एटीपी यूज़ हुए। देखिए यहाँ पे 6 एटीपी, यहाँ पे 6 एटीपी यूज़ हुए, ठीक है। और यहाँ पे कितने एटीपी यूज़ हुए, 3। इट मीन्स कि एक G3P के एक मॉलिक्यूल के बनने में 9 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए। और ग्लूकोज के बनने में कितने G3P के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2। तो ग्लूकोज के बनने में टोटल कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, 18, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस था केल्विन साइकिल का, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का। अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।